बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में खड़क सिंह नाम का एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसकी एक रानी थी और उनका एकमात्र बेटा राजकुमार। कुछ ही समय पहले राजकुमार का विवाह धूमधाम से हुआ था। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए घने जंगल में गया। चलते चलते उसकी नजर एक पेड़ की छांव में पड़ी। एक बहुत ही सुंदर परी एक नदी में स्नान कर रही थी, जिसे देखकर राजकुमार बोला, ऐसी सुंदरता तो मैंने अपने स्वप्नों में भी नहीं देखी। अरे कौन हो आप? आपको शर्म नहीं आती? मैं स्नान कर रही हूँ और आप मुझे चुपचाप देख रहे हैं। अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो बस जंगल से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर आप पर पड़ गई। इतनी सुंदरता मैंने इस जमीन पर पहले कभी नहीं देखी। हाँ, ये सुंदरता इस धरती की नहीं है, इसलिए आपने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं एक परी हूँ और परीलोक से यहाँ आई हूँ। तभी तो मैं आपको देखकर आपकी ओर खींचा चला आया हूँ। अभी राजकुमार ने इतना ही कहा था कि तभी एक जाल आकर परी के ऊपर गिर गया। हाय, ये क्या हो गया? अरे अजनबी, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। नहीं, मेरी पंख घायल हो गई हैं। मैं उड़ नहीं पा रही। कोई है? कोई मुझे बचाओ। अरे तुम वहीं खड़े क्यों हो? देख नहीं रहे? मैं तकलीफ में हूँ। कृपया शांत हो जाएं। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं अपनी तलवार से यह जाल काट दूंगा। धन्यवाद, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो एक राजकुमार हूँ। भला मुझे क्या चाहिए होगा? तुम गलती कर रहे हो राजकुमार। मुश्किल वक्त तो राजकुमार पर भी आ सकता है। भला मुसीबतें कभी पूछकर तोड़े आती हैं। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। चलिए, जब आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी मर्जी से जो आपको उचित लगे दे दीजिए। तो ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं भी अपनी जिंदगी के बदले तुम्हें कुछ अच्छा ही दूंगी। ये मेरी अंगूठी है, तुम इसे केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। मगर याद रहे, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आए तो इससे जो भी बनने को कहोगे वह बन जाएगा। बस इतना कहकर परी गायब हो गई और एक अंगूठी जमीन पर गिर गई। राजकुमार ने अंगूठी उठाई और अपने महल की ओर चल पड़ा। अगले दिन राजा खड़क सिंह के दरबार में एक पड़ोसी राजा आता है। महाराज, मुझ पर मेरे पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। मेरे कई सिपाही मारे जा चुके हैं। मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मुझे सेना और हथियार चाहिए ताकि मैं युद्ध जीत सकूं। कोई बात नहीं, सुबह होते ही सेना तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं उम्र भर आपका आभारी रहूंगा। अरे नहीं महाराज, एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सुबह अपनी सेना को युद्ध के लिए भेज दूंगा। अगले दिन राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और फिर सेनापति से कहा, सेनापति, कल सुबह तुम्हें और राजकुमार को सेना के साथ युद्ध भूमि के लिए निकलना है। यह युद्ध एक दिन का नहीं बल्कि 12 साल लंबा हो सकता है। जीत कर ही लौटना है। ठीक है महाराज, आपकी जो आज्ञा है वह मुझे स्वीकार है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं राजकुमार को सूचित करता हूँ। हम प्रातः ही युद्ध के लिए निकल जाएंगे। सेनापति राजकुमार को सारी बातें बताता है। महाराज, हमें कल सुबह ही युद्ध के लिए निकलना है। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। हम अवश्य सुबह युद्ध के लिए अपनी सेना के साथ निकल जाएंगे। रात का समय था। लंबे सफर के बाद सब आराम कर रहे थे। सेना अभी युद्ध के मैदान तक नहीं पहुंची थी। वहां तक पहुंचने में अभी 2 दिन का सफर बाकी था। राजकुमार एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसी पेड़ की एक डाली पर एक तोता और एक मैना बैठे थे। अरे जी, आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या बात है, आज नींद नहीं आ रही क्या? अरे ओ चंचल रानी, मैं इस वक्त कैसे सो सकता हूँ? जब सब सो रहे हैं तब भाग्य जाग रहा है।
यह जो आदमी इस पेड़ के नीचे सोया हुआ है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक राजकुमार है। इसके भाग्य में केवल एक ही संतान थी। अगर आज यह अपने महल में होता तो इसका बेटा जन्म लेता। ये सारी बातें राजकुमार ध्यान से सुन रहा था। तभी वह व्याकुल होकर उठ बैठा और सेनापति को आवाज लगाकर बोला, सेनापति जी, यहाँ आए, अनर्थ हो गया है। सेनापति जी, इस पेड़ पर एक तोता और एक मैना बैठे हैं। इन्होंने कहा कि मेरे भाग्य में एक ही बेटा था। अगर मैं अभी महल में होता तो वो जन्म लेता। अब मुझे किसी भी तरह महल जाना होगा। यह तो बहुत अनर्थ हो गया है महाराज। महल पहुंचने में आपको 2 दिन तो लग ही जाएंगे, और यदि यह रात गुजर गई तो महल पहुंचने का कोई फायदा नहीं होगा। तभी राजकुमार को याद आया कि परी ने उसे एक अंगूठी दी थी। वह सोचने लगा कि इस अंगूठी को मैं क्या बनकर कहूँ। तभी उसके मुंह से हड़बड़ाहट में निकल पड़ा, इस वक्त तो मुझे एक पक्षी चाहिए जो मुझे उड़ाकर महल पहुंचा दे। हाँ, चील, एक बड़ा विशाल चील। राजकुमार ने बस इतना ही कहा था कि एक बड़ी चील चमकती हुई रोशनी में प्रकट हो गई। राजकुमार, आपने मुझे पुकारा है, बताइए क्या मुसीबत आ गई है आप पर? अरे विशाल चील, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं उड़कर महल पहुंचना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है राजकुमार, मैं आपको महल ले जाऊंगा, मगर याद रहे मैं सुबह तक गायब हो जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तुम मुझे महल ले चलो और फिर मुझे वहाँ कुछ वक्त ठहरने देना, और रात को ही मुझे वापस इस जंगल में छोड़ देना। ठीक है राजकुमार, जैसा आप कहें। राजकुमार चील के ऊपर बैठता है और चील उड़कर उसे सीधा महल की ओर ले जाता है। लगभग 5 मिनट बाद चील महल की छत पर पहुंच जाता है और फिर राजकुमार को छत पर उतार देता है और कहता है, देखो मित्र, औलाद की चाह में कहीं दिन ना निकल जाए। सुबह होने से पहले वापस लौट आना। सेना अब भी सो रही है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर सूरज निकल गया तो मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा पाऊंगा। ठीक है, मैं जल्द लौटूंगा। धीरे धीरे रानी के कक्ष की ओर बढ़ता है। तभी उसे रानी की कही एक बात याद आती है। तुम्हारे बिना कोई और मुझे देख भी नहीं सकता। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। राजकुमार सोचता है, रानी को तो पता भी नहीं कि आज मैं आऊंगा। अब सच झूठ का भेद भी आज ही सामने आ जाएगा। राजकुमार अपने चेहरे पर एक रुमाल बांधता है और रानी के कमरे में प्रवेश करता है। रानी अपने पलंग पर गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमार सोचता है, अगर मैं यूं ही इसे जगा दूं तो इसे पता चल जाएगा कि कोई आया है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यह जागे भी और जाने भी ना कि कौन है। राजकुमार अपने हाथ से रानी के पैर को हल्के से हिलाता है। रानी की नींद खुलती है। वह देखती है कि कोई पलंग के पास खड़ा है। रानी एकदम घबराकर, कौन हो तुम? वह तुरंत तलवार उठा लेती है। राजकुमार डरता है कि कहीं वार ना कर दे और वह जल्दी से रुमाल हटा देता है। रुको, मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ। आह, आप यहाँ कैसे? आप तो युद्ध के लिए गए थे महाराज, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? राजकुमार उसे सब कुछ विस्तार से बताता है। रानी चुपचाप सुनती है। कुछ पल साथ बिताने के बाद राजकुमार कहता है, अब मुझे इजाजत दो रानी, मुझे वापस जाना होगा। मुझे तुम पर यकीन हो गया है। तुम सच में एक पतिव्रता स्त्री हो। महाराज, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं अपने माता पिता का आशीर्वाद ले बिना, उन्हें बताए बिना कि आप यहाँ आए थे? रानी, 4 बजने वाले हैं। अगर मैं उनके पास गया तो देर हो जाएगी। दिन निकल आया तो मैं यहीं रह जाऊंगा। अगर आप नहीं गए तो मेरा क्या होगा? आपके माता पिता मुझे कैसे मानेंगे? वो कैसे मानेंगे कि आप यहाँ आए थे और ये बच्चा आपका है? बात तो सही है। अच्छा बताओ, क्या 10 दिन में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, 10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, आज से 10 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। पहले अपने माता पिता से मिलूंगा और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। महाराज, कहीं आप भूल न जाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं आपको फिर कह रही हूँ, भूल मत जाना। मैं आपका इंतजार करूंगी। नहीं रानी, मैं नहीं भूलता।
मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जरूर आऊंगा। फिर दोनों छत पर जाते हैं। वहाँ बाज उनका इंतजार कर रहा होता है। एक बात याद रखना, जो बेटा तुम्हारे पेट से पैदा होगा उसका नाम वीरलाल रखना, और रोज उस बच्चे के मुंह से एक हीरा निकलेगा। ठीक है विशलचील, आपने जैसा कहा है वैसे ही करूंगी। मैं आपसे एक विनती करती हूँ, मेरा पति आपको 10 दिन बाद फिर बुलाएगा। आप जरूर आना, उन्हें लेकर आना। ठीक है रानी, अगर आपके पति मुझे फिर बुलाएंगे तो मैं एक बार फिर आऊंगा। इतना कहकर बाज फिर राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाता है और उसे लेकर उड़ जाता है। राजकुमार बांस के साथ वापस पहुंचता है। तब तक सुबह हो चुकी होती है। तीसरे दिन युद्ध शुरू हो गया। राजकुमार का सारा ध्यान अब युद्ध पर था। वह अपना किया हुआ वादा भूल गया और 10वें दिन महल नहीं लौट सका। 10वें दिन रानी तैयार होकर राजकुमार की राह देखती है। आज मेरे स्वामी आएंगे, आज 10वां दिन है। घंटे गुजरते जाते हैं, दिन ढलता है। रानी हर बार चौंक कर देखती है, अब आए, मगर राजकुमार नहीं आता। 1 हफ्ता और गुजर जाता है, फिर 1 महीना। रानी अब मायूसी में डूबने लगती है। मुझे यही डर था। मैंने तो उनसे कहा था कि माँ बाप से मिलकर ही जाना, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब मेरी हालत बिगड़ने लगी है। 3 महीने बाद रानी का पेट दिखने लगता है। दासियां चुपके बातें करने लगती हैं। ये क्या हो गया? राजकुमार को गए तो 10 महीने हो गए। अब ये छुपाया नहीं जा सकता। मुझे राजमाता को सब कुछ बताना होगा। संयोग से उसी समय राजमाता महल में टहल रही होती है। जब वह रानी के कमरे के पास से गुजरती है तो उनकी नजर रानी पर पड़ती है, जो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही होती है। राजमाता की नजरें रानी के पेट पर टिक जाती है। राजमाता चौंक कर कहती है, छी, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया रानी। हमें आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। राजमाता, हमारा विश्वास कीजिए, राजकुमार महल में आए थे। राजमाता, हम इस बच्चे की कसम खाते हैं। छी, आप अब मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हैं, जो 3 महीने से युद्ध में गया हुआ है। हम अभी महाराज को सब कुछ बता देंगे, अब वही आपका फैसला करेंगे। मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बहुत कहा था कि आपसे मिलकर जाइए, मगर झूठ। अगर वो आया होता तो हमसे भी मिलता, सिर्फ तुमसे क्यों मिलता? ये सब तुम्हारा बनाया हुआ झूठ है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना कहकर राजमाता राजा के पास पहुंच जाती है। महाराज, हमारे राजकुमार को गए 10 महीने हो गए हैं और आपकी बहू ने बड़ा अनर्थ कर दिया है। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या कह रही हो रानी? तुम होश में तो हो? ये कैसे हो सकता है? जब मैंने पूछा कि बच्चा किसका है तो वो बार बार हमारे बेटे का ही नाम ले रही है। अब आप ही बताइए, या सिर्फ उसके कहने से हम मान ले कि वो आया था? ये बात किसी को मालूम ना हो। इसे मौत की सजा दी जाए। इसे चुपचाप जंगल में छोड़ दिया जाए, जहां न कोई चिरागा हो न कोई इंसान। जानवर इसे खा जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगली सुबह रानी के लिए एक सुंदर पालकी तैयार की जाती है। बेटी, अब तुम इस पालकी में बैठ जाओ, ये तुम्हारे लिए आई है। जैसा आपका आदेश पिताजी। मैं तो सच्ची हूँ, मगर आज मेरा सच किसी काम नहीं आया। एक आखिरी इच्छा है। मेरे कमरे में एक बांसुरी रखी है, कृपया वह मुझे दे दीजिए। ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। राजा बांसुरी मंगवाते हैं और उसे रानी को देते हैं। फिर वह सिपाहियों से कहते हैं, इसे ऐसी जगह ले जाओ जहां दिन में भी अंधेरा रहता हो और 12 कोस तक कोई दीपक न जलता हो। सिपाही रानी को पालकी में बिठाकर जंगल की ओर रवाना होते हैं। जंगल में पहुंचकर उन्होंने पालकी को एक बड़े पेड़ के नीचे रोका। आप लोगों का कोई दोष नहीं है। आप अपनी पालकी लेकर लौट जाइए। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं है। कभी राहत और कभी विपदा, यही तो जीवन का हिस्सा है। सिपाही रानी को उतारकर चुपचाप वापस लौट जाते हैं। रानी अकेली रह जाती है।
वह अपने पास रखी बांसुरी उठाकर बजाने लगती है और फिर ऊपर वाले को याद करते हुए कहती है, अरे ऊपर वाले, किस गलती की सजा दे रहा है तू मुझे? मुझे इस सुनसान जंगल में बेसहारा छोड़ दिया गया है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? क्या खाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने सच्चाई का साथ दिया? क्यों मिली मुझे ऐसी सजा बिना किसी गुनाह के? कोई मेरा भरोसा क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं? हे ऊपर वाले, अगर तूने मुझे यहाँ लाकर छोड़ा है तो अब मेरा सहारा भी तुझे ही बनना होगा। मैं तुझसे गुहार करती हूँ, मुझे इस अंधेरे से निकाल। अरे ये मधुर धुन और इस सुनसान जंगल में यहाँ कौन बांसुरी बजा रहा है? चलकर देखना पड़ेगा। अरे कौन हो आप? बहन, मुझसे मत डरिए। मैं आपको अपनी धर्म बहन मानता हूँ। आप अकेली इस जंगल में क्या कर रही हैं? आपको इससे क्या मतलब? कृपया यहाँ से जाइए, ये बात पूछने लायक नहीं है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। आप मुझे अपना भाई मान लीजिए और सच बता दीजिए। ठीक है भैया, जब आप मुझे अपनी बहन मान चुके हैं तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। रानी अपनी सारी कहानी सुना देती है। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। लकड़हारा रानी को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। आप चिंता मत कीजिए बहन, अब आप हमारे साथ रहिए। ये दुख की घड़ी हम सब मिलकर पार करेंगे। धन्यवाद बहन, मैं तो धन्य हो गई जो आप लोग मुझे मिल गए, वरना इस जंगल में मेरे दिन भी नहीं गुजर सकते थे। कुछ समय बीतता है और रानी एक बेटे को जन्म देती है। बच्चे का नाम रखा जाता है वीरलाल, बिल्कुल वैसा ही जैसा बाज ने भविष्यवाणी की थी। वो कोई आम बच्चा नहीं था। वीरलाल हर दिन एक कीमती हीरा उगलता था। रानी हर हीरा चुपचाप संभाल कर छुपा देती। एक डर उनके दिल में लगातार बना रहता था, अगर लकड़हारे को इस राज का पता चल गया तो कहीं वो उनके बेटे को छीन न ले। 18वें दिन की सुबह। बहन, आप खाना बना लो, भाई आते ही होंगे। मैं कपड़े धोने नदी पर जा रही हूँ। मेरी मुन्ना का भी ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगी। इतना कहकर रानी कपड़े लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद लकड़हारा घर लौटता है। जब वह अपनी बहन को घर में नहीं देखता तो अपनी पत्नी से पूछता है, अरे मेरी बहन का बिस्तर खाली क्यों है? वो कहाँ गई? वो कपड़े धोने गई है। मैंने खाना बना दिया है, आप खाना खा लीजिए, तब तक आपकी बहन भी आ जाएगी। भाग्यवान, अभी कुछ दिन और उसे बाहर नहीं जाने देना था। चलो, मुन्ना तो ठीक है ना? तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तुम बाद में खाना खा लेना, पहले बच्चे को संभालो। पत्नी बच्चे को उठाती है और तभी उसके मुंह से एक हीरा निकलता है। पत्नी घबरा कर बोली, हे ऊपर वाले, इस बच्चे के मुंह से क्या निकला? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बच्चे के मुंह से क्या निकला? अरे ये तो बेशकीमती हीरा है। क्या पहले भी ऐसा कोई हीरा निकला है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने तो आज पहली बार इस बच्चे के मुंह से हीरा निकलते हुए देखा है। जरा तकिए के नीचे देखो। वो तकिए के नीचे देखते हैं और वहाँ से वैसे ही 17 और हीरे निकालते हैं। 18 हीरे, और इसे जन्म लिए 18 दिन हो चुके हैं। मतलब ये बच्चा रोज एक हीरा उगलता है। ये तो चमत्कार है। हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। जल्दी से सामान बांधो और यहाँ से चलो। क्या कैसे बातें कर रहे हो आप? वो आपकी बहन है या हीरे हैं या बच्चा, ये सब उसी का है। लालच में आकर इतना अंधे मत बनो कि जब हम पकड़े जाएं तो हमें कोई रास्ता ही न मिले। अरे मूर्ख, हम पकड़े जाएंगे तभी तो रास्ता ढूंढेंगे ना, पागल औरत। हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। अब जल्दी से सामान बांधो और चलो यहाँ से। वे दोनों लालच में आकर बच्चे को और सारे हीरे उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर रानी नदी से कपड़े धोकर घर की तरफ निकली, मगर जब घर पहुँची तो खाली घर देखकर सब कुछ समझ गई। अरे ये क्या हो गया? मेरा बेटा कहाँ गया? ये लोग मेरे बेटे को कहाँ ले गए? इन लोगों को हीरों के राज का पता चल गया होगा और लालच में आकर मेरे बच्चे को भी साथ उठाकर ले गए। अब मैं क्या करूंगी? उफ, मेरा बच्चा।
वो बाहर ढूंढने निकलती है, मगर उसे चक्कर आता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। करीब खड़े लोगों ने रानी को उठाया, पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ बेटी? ये जो लकड़हारा है, हरि प्रसाद और उसकी बीवी मेरे बेटे को लेकर भाग गए हैं। चिंता मत करो बेटी, तुम्हें तुम्हारा बच्चा जरूर मिलेगा। वो भाग कर जाएगा कहाँ, कहीं न कहीं तो रुकेगा ही। गांव वालों ने रानी को दिलासा दिया। उसके बाद रानी ने अपनी बांसुरी उठाई और भटकती रही। उधर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत दूर एक अनजान शहर में जाकर बस गए। लकड़हारे ने सोचा, अब वह यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगी, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहाँ पहुंचकर उसने एक बड़ा सा घर खरीद लिया और धीरे धीरे उस राज्य के राजा से भी दोस्ती कर ली। इधर 9 साल बीत गए। रानी भी भटकती हुई उसी शहर में पहुंच गई जहां लकड़हारा रहता था। वह भीख मांगकर पेट भरने लगी। रानी एक मंदिर के बाहर पहुंची और बांसुरी बजाने लगी। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर धीरे धीरे सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। एक साधु भी वहीं बैठा था जो यह सब ध्यान से देख रहा था। इतनी मधुर धुन मैंने तो अपने पूरे जीवन में ऐसी धुन कभी नहीं सुनी। क्या आनंद आ रहा है। बच्ची इतनी सुंदर बांसुरी बजा रही है और लोग बस थोड़े से पैसे दे रहे हैं। इससे तो इसका गुजारा नहीं हो पाएगा। बेटी, ऐसे भीख मांगकर कब तक गुजारा करोगी? यहाँ एक सेठ रहता है, बहुत अमीर है। उसके घर जाकर बांसुरी बजाओ, वो तुम्हें बहुत अच्छा मोल देगा। अच्छा बाबा, उसका नाम क्या है और क्या वो यहीं का रहने वाला है? नहीं, उसे यहाँ आए हुए अभी 9-10 साल ही हुए हैं। अब रानी को यकीन हो गया कि वही हरि प्रसाद है जिसने उसके बेटे को चुराया था। रानी बहुत खुश हो गई ये सोचकर कि वो अब अपने बेटे से मिल जाएगी। जब वो हरि प्रसाद के घर के पास पहुंची तो उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। रानी उस सेठ के घर के बाहर पहुंच जाती है और बांसुरी बजाने लगती है। घर के अंदर हरि प्रसाद और उसकी पत्नी बांसुरी की आवाज सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं। अरे सेठानी जी, सुन रही हो आप ये धुन? ये बांसुरी की वही धुन है और ये बांसुरी वही लड़की बजा रही है जिसका बच्चा हमारे पास। हाय जी, ये यहाँ कैसे पहुँच गई? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई जी। कुछ करना पड़ेगा, इसे यहाँ से भगा दिया जाए जल्द। नौकर को भेजता हूँ राजा के पास। ऐसा कहूंगा, एक पगली औरत मेरे घर के बाहर खड़ी है और वो मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती है। हाँ, यही करता हूं। राजा से कहकर उसे मरवा देता हूं। नौकर राजा के पास गया और सारी बात कह दी। राजा ने झल्लादों को हुक्म दिया, जाओ उस पगली औरत को वहीं पर खत्म कर दो। वो दोनों झल्लाद रानी को रस्सियों से बांधकर मारने के लिए ले जा रहे थे। तभी वहाँ एक तवायफ आई और जोर से चिल्लाई, अरे रुको रुको, तुम लोग इस औरत को कहाँ लेकर जा रहे हो? जरा रुको। इतना कहकर वह तवायफ झल्लादों से बात करने लगी और उन्हें कुछ पैसे देकर रानी को अपने साथ अपने घर ले आई। तुमने तो मुझे बचा लिया, मगर अब मुझसे क्या कराओगी? ये सब शानो शौकत देखकर तुम शायद सब समझ गई हो। तुमसे मैं ज्यादा काम नहीं करवाऊंगी, मगर हाँ, कभी कभी शहर के बीच में तुम्हें नाचना होगा। तो फिर तुम अपने पैसे वापस ले लो। मैं एक वफादार और इज्जतदार औरत हूँ। मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया और न ही करूँगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम एक इज्जतदार औरत हो तो तुम्हारी इज्जत नीलाम नहीं की जाएगी, फिक्र मत कर। आप मुझे अपने घर में रहने दे रहे हैं, इसके बदले में मैं आपको रोज अपनी बांसुरी की धुन सुनाया करूंगी। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे मधुर धुन तो मैंने आज तक नहीं सुने। तुम्हें अब से हर रोज मुझे बांसुरी बजाकर सुनाना होगा। अब रानी रोज नहा धोकर बांसुरी बजाती और तवायफ सुनने आती। उधर 12 साल बाद राजकुमार ने युद्ध जीत लिया और वापस लौट रहा था। वह उसी शहर से होकर गुजर रहा था जहां रानी रह रही थी। इतने में बांसुरी की आवाज सुनाई दी। ये तो वही धुन है जो मेरी रानी बजाया करती थी।
सेनापति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे याद है मैंने रानी से कहा था कि 10 दिन में वापस आऊंगा, मगर मैं वादा भूल गया। 12 साल बीत चुके हैं। ना जाने मेरी रानी किस हाल में होगी, मगर यह धुन वही है। सेना को यहीं रोको, सेनापति। उधर रानी का बेटा अब बड़ा हो चुका था। वो शहर में घूमने निकला था, तभी उसने वह मधुर धुन सुनी और वह भी वही धुन सुनते सुनते वहाँ पहुँच गया जहाँ रानी रहती थी। मैं राजमहल का सेनापति हूँ। यह धुन कौन बजा रहा है? हमारे महाराज यह धुन सुनना चाहते हैं। आप जितनी कीमत बताएंगी हम देने को तैयार हैं। ये धुन एक औरत बजा रही है। वो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई है। आप यहीं बाहर रुकिए, मैं उस औरत से पूछकर आपको बताती हूँ। जी, आपको उन्हें बताना है कि राजकुमार विक्रम यह धुन सुनना चाहते हैं। शायद वह समझ जाए। इस तरह वह तवायफ रानी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि राजकुमार विक्रम आए हैं और वह आपकी बांसुरी की मधुर धुन को सुनना चाहते हैं। यह सुनकर रानी गुस्से से पागल हो जाती है। वाह, तो आ गए राजकुमार। उन्हें हमारी याद आज इतने सालों बाद आई है। वो यहाँ आए हैं। उनके एक वादे ने हमें कहाँ का नहीं छोड़ा। वादा राजकुमार ने तोड़ा और सज्जा मुझे और मेरे बेटे को मिली। इतना कहकर रानी ने झर का एक कटोरा लिया और लेकर बाहर चली गई। जैसे ही रानी बाहर आई, वहाँ वीरलाल खड़ा था, जो बिल्कुल राजकुमार जैसा दिख रहा था। उसे देखते ही रानी समझ गई कि यह वीरलाल है। वीरलाल, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें देखकर मैं अपना सारा दर्द भूल गई हूँ। वीरलाल, मैं तुम्हारी माँ हूँ और यह तुम्हारे पिता हैं। महाराज, यह आपके बेटे वीरलाल हैं। फिर रानी ने अपनी सारी कहानी राजकुमार को सुनाई। राजकुमार भी बहुत शर्मिंदा हुआ कि वह अपना वादा पूरा नहीं कर सका, जिसकी वजह से रानी को इतना दुख और तकलीफ सहनी पड़ी। रानी, हमें माफ कर दो। रानी, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। जिन जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया है, उन्हें मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, और जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, उन्हें मैं बड़ा इनाम दूंगा। मैं समझ गया हूँ रानी। अब सभी लोग पंचायत में चलो, सभी बातों का फैसला वहीं पर होगा। अगले रोज सभी लोग एक विशाल वृक्ष के पास पहुँचे, जहाँ राजा और रानी पहले से मौजूद थे। तभी हमारे राजा ने वहाँ के राजा से कहा, आप ही हैं यहाँ के राजा प्रताप सिंह? जब नौकर ने आपको ये बात बताई थी कि एक पागल औरत सेठ के घर के बाहर खड़ी है, तो आपको खुद आकर देखना चाहिए था, ना कि नौकर की बात पर यकीन करके फैसला सुना देना चाहिए था। सेनापति, इस राजा के लिए भी वही हुक्म है जो हुक्म इसने हमारी रानी के लिए सुनाया था। इस तरह से राजकुमार ने उस दुष्ट राजा को सजा सुना दी। फिर राजकुमार ने हरि प्रसाद से बात की। हरि प्रसाद, तुम चंद हीरों के लालच में इतने अंधे हो गए कि एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी रानी ने तुम पर विश्वास किया था। तुम्हें अपना भाई कहां था? दफा हो जा हरि प्रसाद। सेनापति, इसको और इसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई जाए अभी। फिर राजकुमार ने बेसवा को बुलाया। माँ, आज से तुम 5 गांव की मालकिन हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी रानी को जल्लादों से बचाया और फिर अपने घर में पनाह दी। सभी लोगों को फैसला सुनाने के बाद राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, अब न्याय हो चुका है। तुमने जो दुख सहे, उनका हिसाब आज पूरा हुआ। मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सम्मान और सुख होगा। नहीं राजकुमार, अभी न्याय पूरा नहीं हुआ है। क्या मतलब रानी? अभी और किसका न्याय बाकी है? आपके माता पिता ने मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे महल से निकाल दिया था। तभी रानी को याद आया कि उस गरुड़ ईगल ने उससे वादा किया था कि वह एक दिन फिर आएगा। यह सोचकर रानी ने गरुड़ को पुकारा। गरुड़ तुरंत आ गया और इस बार वह रानी, राजकुमार और वीरलाल तीनों को अपनी पीठ पर बिठाकर बातों ही बातों में महल पहुंचा दिया। जब रानी और राजकुमार को राजकुमार के माता पिता ने देखा तो उन्हें सब समझ आ गया कि जब रानी ने कहा था कि राजकुमार बाज पर आए हैं तो वो सच था। राजा और रानी ने अपनी बहू और बेटे से माफी मांग ली।